नवल किशोर जी, मैंने आपसे कहा था कि क्या आप बीजेपी के पिच पर तो नहीं खेलने लग गए जब आप जाति की बात कर रहे हैं, रामचरितमानस के अंदर क्या गलतियां हैं इसकी बात कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ सीधा सवाल जानना चाहता हूं, क्या इसके आधार पर आपको लगता है इस बदले हुए भारत में आपको वोट मिल पाएगा? देखिए, जिस बदले हुए भारत की बात करते हैं और जिस नए भारत की बात भारतीय जनता पार्टी करती है और विकास के नाम पे वो तमाम तरह के जुमलेबाजी करती है, वो अपने प्रधानमंत्री उम्मीदवार को जब लॉन्च करते हैं तो कहते हैं पिछड़े समाज से हैं। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें दलित लाते हैं, उसमें मूल निवासी आदिवासी लाते हैं। देखिए, आप जिस तरह पे, जिस तर्ज पे आप भी तो यही चाहते हैं ना। हम लोग का सीधा सा सवाल है नवल किशोर जी, आप लोग भी यही चाहते हैं ना कि इनको समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए। नहीं, आपको तो स्वागत करना चाहिए इसका। नहीं दीपक जी, हम लोग चाहते हैं, सुन लीजिए पहले, हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग से सुनिए ना, आप क्यों बताते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जो जातिगत गैर बराबरी है वो समाप्त होनी चाहिए। उसमें जो संवैधानिक रास्ते दिए गए हैं उसके आधार पे उसका उपचार होना चाहिए। जिस आरक्षण को आप नौकरी देने का माध्यम मानते हैं वो नौकरी देने का माध्यम नहीं है, समाज के बड़े हिस्से को मुख्य धारा में लाने का माध्यम है। जिस तरह का विकास है वो नीतियों के आधार पर उसके फैसले होने चाहिए। नीति कैसे बने सामाजिक उत्थान के लिए, उससे जातिगत जनगणना जरूरी है। लोगों को पता होना चाहिए कि किस समाज के लोग, किस जाति के लोग कितने हैं और जो गैर बराबरी है उसका आधार कितना कौन सा है, उस आधार को जानने के लिए बड़े मैं सीधे नवल जी, मैं सीधे आलोक जी के पास चलता हूं। और आलोक जी मुझे बताइए, नवल जी कह रहे हैं कि जातिगत गैर बराबरी खत्म होनी चाहिए। 1.5 दशक तक लालू यादव जी की सरकार थी और इसी के नाम पर, इसी एजेंडे के साथ जो है सत्ता में आई थी। क्या ये जातिगत गैर बराबरी खत्म हुई बिहार में? आप खुद वहीं से आते हैं। देखिए, जातिगत गैर बराबरी सच्चाई यही है, वास्तविकता ये है कि अभी तक खत्म नहीं हुई है। जहां तक आप बिहार की बात करेंगे तो अभी उपेंद्र कुशवाहा जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि भाई 2 ही परिवार का शासन रहा पिछले 33 साल से। दोनों ही परिवार जाति विरोधी थे, जाति को मुक्त करने की बात करते थे, लेकिन दोनों परिवार ने जाति का पोषण ही किया। ये मेरे शब्द तो है नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी के, इनके अलायंस में भी 2 परिवार, मतलब 15 साल लालू राबड़ी, 15 साल नीतीश कुमार। वो चले गए ना भाजपा। आज से कुछ दिन पहले तक नवल किशोर जी कहते थे, अभी तो कुछ कहते थे ना नवल किशोर जी, शासक वर्ग बोल रहे थे। अब एक मिनट नवल जी, मैं आपके बीच में तो बोल नहीं रहा था। मैं आपके बीच में तो बोल नहीं रहा था। अपनी विफलता, अरे भैया मैं भी और बताता हूँ। अरे मेरी विफलता छोड़िए ना, मेरी विफलता आपकी सफलता नहीं हो सकती। आधार क्या है? मेरी विफलता आपकी पिताजी कहाँ थे? दीपक जी, ऐसे बहस नहीं होती। नवल किशोर जी, आपके बीच में कोई नहीं बोला। नवल किशोर जी प्लीज, आप प्रोफेसर हैं, ऐसा ना करिए। आप प्रोफेसर हैं, समझदार हैं, बहुत अच्छे ज्ञानी प्रवक्ता हैं। ऐसे ही बात सुनते रहे इनका, ठीक है। नहीं, अरे दीपक जी, अरे एक मिनट, आप अपने टाइम पर काउंटर कीजिएगा, जवाब दीजिएगा। मैं सबको पूरा वक्त देता हूँ प्रोफेसर साहब, आपको पता है मैं सबको पूरा वक्त देता हूँ और कोशिश करता हूं कि जब तक बहुत वाजिब सवाल ना हो मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग ना करूं। अजय आलोक जी कंप्लीट करिए अपनी बात। मैंने कहा कि क्या 15 साल में जातिगत गैर बराबरी लालू यादव और या उनकी जो सरकारें चलती रही उन्होंने खत्म की? बिल्कुल नहीं की। और मैं तो ये बता रहा हूं कि नीतीश जी की पार्टी का, समता पार्टी का जन्म क्यों हुआ? नीतीश जी की समता पार्टी का जन्म क्यों हुआ 1993 में? क्योंकि जब मंडल कमीशन लागू हो रहा था तो क्या ये सच्चाई नहीं है कि अति पिछड़ों का हक लालू जी नहीं दे रहे थे, एनेक्सर 2 लागू नहीं कर रहे थे, कर्पूरी फार्मूला लागू नहीं कर रहे थे? इसी के कारण नीतीश जी अति पिछड़ों की बात करते हुए अलग हट गए कि सिर्फ ओबीसी को आरक्षण क्यों मिले। उस ओबीसी में जो बिहार में 3 जाति आती थी, यादव, कुर्मी या कोयरी, वो कुर्मी होते हुए भी अति पिछड़ों की बात करते हुए उन्होंने समता पार्टी बना डाली। आज अति पिछड़ों का आरक्षण मिल रहा है। तो ये जातिगत गैर बराबरी तो शुरू से होती रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो। और सबसे बड़ी बात कि जातियों का पोषण करने वाले यही सो कॉल्ड जातिवादी नेता रहे। आज ओबीसी कमीशन किसने बनाया? नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि इसी मंडल कमीशन की रिपोर्ट्स को अच्छी तरह से हम लागू कर सकें, एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, जो बेसिक कर्पूरी ठाकुर और मंडल का फॉर्मूला था, ताकि समाज के उन लोगों को जगह मिल सके जो आज तक वंचित हैं। भाई आज आप देखिए कि ये आरक्षण व्यवस्था का फायदा क्रीमी लेयर ऑफ ओबीसीज में सिमट के रह गया है। अति पिछड़ों को कुछ मिला ही नहीं। इस अति पिछड़ों के हक की लड़ाई के लिए अगर नरेंद्र मोदी सामने आते हैं, क्योंकि वो दर्द समझते हैं, ओबीसी कमीशन बनाते हैं, तो उनका विरोध होता है। मैंने क्या बोला कि ये लोग किसकी पिच पे खेल रहे हैं?
उस व्यक्ति के पिच पे खेल रहे हैं जिसके मन में मंडल है और दिल में कमंडल है। तो संभल के चलिए। और 90 के दशकों को मैं इसलिए कह रहा हूं कि 90 का दशक अब नहीं चलेगा, क्योंकि उस वक्त मन कमंडल और कमंडल की लड़ाई लोगों ने करवा दी थी। अब ये लड़ाई नहीं है, अब मंडल और कमंडल मिल के चल रहे हैं। तो इनको मेरे हिसाब से विपक्ष को चाहिए कि जरा उस नैरेटिव की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि अब वो नैरेटिव नहीं उठने वाला है वापस, यादव मुसलमान ये वो ओवैसी उस नैरेटिव को भी कैंसिल कर रहे हैं। इनको खतरा ये भी है, जिस तरह से यहां पे ओवैसी बीज बो रहे हैं, मुस्लिम लीग पार्ट 2 बनने का खतरा है। उससे सबसे बड़ा डैमेज इन्हीं सो कॉल्ड सेकुलर छदम धर्मनिरपेक्ष पार्टी, क्योंकि पंथ निरपेक्ष तो ये कभी हुए नहीं, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को इसी में खतरा है। ठीक है, मैं अजय उपाध्याय जी के पास इसी सवाल के साथ आना चाहूंगा कि आपने धर्मनिरपेक्ष राजनीति के नाम पर लंबे समय तक राजनीति की, सांप्रदायिक ताकतों को रोक के रखने के नाम पर लंबे समय राजनीति की। लेकिन अजय उपाध्याय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप भी तो जब वोट पढ़ते हैं और अपने कैंडिडेट चुनते हैं तो देखते हैं ना कि इस जाति के 40% तो चलो इस जाति को टिकट दो, उसके 20% तो इसको टिकट ना दो। ये क्या ये आपकी भी राजनीति की हकीकत नहीं है अजय उपाध्याय जी? देखिए दीपक भाई, जातीय राजनीति में जाति की भूमिका ये कोई आज की सच्चाई नहीं है, ये वर्षों से सच्चाई है। और ये मेरी पार्टी और आपकी पार्टी और इनकी पार्टी नहीं, समाज की सच्चाई है जिसको सभी पार्टियां रिप्रेजेंट करती हैं और कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंटेशन आता है। लेकिन जो आज का प्रश्न है, जिस तरह से पंडित और पुजारियों के कंधे पर बंदूक चला डाल करके और जिस तरह साजिश की जा रही है पूरे डिस्कोर्स को चेंज करने का, चाहे वो अडानी वाले इशू को चेंज करें, चाहे जातीय जनगणना के इशू को चेंज करें, या यूं कहें कि रामचरितमानस बनाम जो है तुलसीदास की लड़ाई एक नई डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास है। तुलसीदास जी ब्राह्मण थे, इसका मतलब जातीय जब पंडितों की बात आएगी तो उन पर भी प्रश्न कर दिया है भागवत साहब ने। मैं तो भागवत साहब से पूछना चाहता हूं, विनम्र अनुरोध करके, वो बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, आरएसएस में ये जो जाति का जो एक रिजिडिटी है, सभी पदों पर एक बड़े मुख्य जाति के लोग हैं जिस पर वो प्रश्न कर रहे थे, वहीं से सुधार की शुरुआत क्यों नहीं करते? किसी दलित को आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं बनाते? किसी महिला को आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं बनाते? ठीक है अजय उपाध्याय जी, यही रुकते हैं, यहीं से बहस को आगे ले जाएंगे। क्या आरएसएस का चीफ कोई दलित या पिछड़ी जाति का होगा? अजय उपाध्याय जी ने यह सवाल उठाया। डीके दुबे जी, क्या यह सवाल वाजिब है? क्या आरएसएस के अंदर भी वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था है? दुबे साहब देखिए, जिस समय शाखा शुरू होती है तो सबसे पहला काम शाखा में होता है कि सरनेम हटा दिया जाता है। आपका नाम दीपक चौरसिया है, अगर आप संघ की शाखा में जाएंगे तो संघ की शाखा वाले आपको दीपक जी कहेंगे। और ये बात कोई नई नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर एक बार संघ के कार्यक्रम में गए और उनको बुलाया जाता, जैसे आज भी बुलाते हैं, तो प्रमुख लोगों को बुलाया जाता था। उस समय संघ के स्वयंसेवकों के साथ वो बैठे, उन्होंने सबका परिचय लिया और बार बार पूरा नाम पूछने की आग्रह किया, लेकिन एक भी स्वयंसेवक ने पूरा नाम नहीं बताया। तब डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय कहा था कि हम आपके काम से संतुष्ट हैं, आप जो जाति व्यवस्था खत्म करने का काम कर रहे हैं और बिना जाति का नाम लिए जो कार्य कर रहे हैं वो देश का भविष्य है, लेकिन हम बहुत असंतुष्ट इसलिए हैं क्योंकि आपकी स्पीड बहुत स्लो है, आप राजनीतिक दल नहीं हैं। तब संघ ने कहा था कि हम राजनीतिक दल हो नहीं सकते, हम समाज में काम कर रहे हैं और समाज की कुरीतियों को समाप्त करना हमारा उद्देश्य है। इसलिए संघ में कौन किस दायित्व पर जाता है इसमें उसकी जाति जानते भी नहीं है। अगर हमसे पूछेंगे कि मोहन भागवत जी को क्या कहते हैं तो संघ की शाखा में मोहन जी ही बोले जाते हैं। आप लोग सभी लोग ढूंढकर उनका सरनेम ढूंढ कर ले आते हैं और समाज में बोलते हैं, लेकिन संघ की शाखा में उनको केवल मोहन जी कहा जाता है। इसलिए ये जो प्रहार है कि नहीं उसमें ये जाति वो जाति, हम जब जाति को मानते ही नहीं है, जाति का व्रत ही नहीं देते हैं, आप लाखों लोगों को ऐसा सुनेंगे कि वार्ता होते समय उनको जीवन पर्यंत नहीं मालूम होता कि सामने वाला किस जाति का है। एक भंडारे में भोजन करते हैं, एक शिविर में रहते हैं, एक शिविर में एक सा कार्य करते हैं और किसी प्रकार का भेदभाव रखते ही नहीं है। तो वहां पर ये हटा दो और वो ला दो, ये तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता।